उर्दू की बदहाली का रोना रोते हैं हम। आइए सुनते हैं सेव एजुकेशन सेव नेशन के इस प्रोग्राम में लोगों ने और मुकर्रिरीन ने क्या कुछ कहा। एक तो यहाँ पर जो ये टॉपिक रखा गया है, तालीम बचाओ कौम बचाओ, तो दरअसल हम तो यहाँ पर तालीम की बात कर रहे हैं, उसमें हम फिर इतनी सारी बातें जो जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पहले इस पर गौर किया जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तालीम बचाओ, उर्दू बचाओ या क्या बचाओ? बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बचाना चाहते हैं, मगर क्या हम बचा पा रहे हैं? और अब तक कितना बचा पाए हैं? पहले हम खुद अपने आप ही को बचा लें उन चीज़ों से जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम करते जा रहे हैं। कि उर्दू बचाओ की या कौम बचाओ की बात, जो सबसे मेन पॉइंट तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सबसे पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को लाने की कोशिश करें, उर्दू वालों को इस बात के लिए तैयार करें कि वो उर्दू मीडियम में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। हमारे पास तो स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, फिर हम क्या दिखाकर हुकूमत पर जोर डालें कि ये करो और वो करो और वो करो। सारे स्कूल तो खुले हुए हैं, मगर उर्दू मीडियम स्कूलों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं? या हम लोग ये समझ रहे हैं कि उर्दू वालों को वहाँ जाकर तालीम हासिल करनी चाहिए? ये कोशिश तो हमारी अपनी होनी चाहिए। हम कहाँ इस जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर आ पा रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, क्या वो लोग आगे आकर ऐसा ही कर सकते हैं? और हम हर चीज़ में दूसरों के मोहताज क्यों रहते हैं कि हुकूमत ये कर दे या लोग ये कर दें? जो चीज़ है वो हमारे सामने है, मुतवस्सित तबका भी हमारे सामने है, गरीबी भी हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने है। उसके बीच में से निकलकर हम क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये रास्ता तलाश करना चाहिए। क्या हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम क्यों ढूंढते हैं कि हम गरीब लोगों को आगे लेकर आएँ और उनको थोड़े पैसे दे दें और उनसे हम उर्दू में उर्दू कहें पढ़ाने के लिए? अभी अपनी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू की मुहिम चला रहे हैं, मगर उर्दू बोलना नहीं जानते हैं, उर्दू लिखना नहीं जानते हैं, फिर हमारी तहरीक में शामिल रहते हैं, खड़े होकर माइक पर बोल रहे हैं हम यही नहीं जानते हैं कि ये उर्दू के अल्फाज हैं या हिंदी के अल्फाज हैं बस। लेकिन हमारी तहरीकों में ऐसे लोग शामिल हैं। हम लोग क्यों ये नहीं करते हैं कि हम अगर हम उर्दू को बचाना चाहते हैं तो हर एक आदमी खड़े होकर एक कुछ ग्रुप ही बना ले कि पहले भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना जानते हैं या तालीम हासिल है। हम तो तालीम बचाओ की बात कर रहे हैं, अभी उर्दू बचाओ और ये बचाओ वो बचाओ छोड़ दें। हम पहले वो बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, तो हम क्यों नहीं उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं बगैर किसी पैसे के? एक तंजीम बनाई जाए, एक ये हो एक ये हो, ये बहुत दूर की बातें हैं। अपने आप आगे बढ़ें और कुछ करें, तभी कुछ हो सकता है। हम दूसरों से ये नहीं कहें कि तुम ये करो और करवाना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हो सकता है हमको देखकर दूसरे लोग आगे बढ़ें और जो करना चाहते हैं उनका दूसरे लोग साथ दें। ये भी नहीं होता है। हम हमेशा कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तनकीद का निशाना बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जब ज़रा ख़त्म होंगी तभी हम लोग आगे की कुछ बात कर सकते हैं। शुक्रिया। हालात है, कौन सा रास्ता अख्तियार करें? एक तरफ तो ये है कि आमतौर से सरकारी स्कूलों पर से आम लोगों का एतमाद उठ गया है, वो बच्चे स्कूल में भेजना नहीं चाहते, और उस पर से उर्दू स्कूल जो है उसकी उनके हालात और नागुफ्ता पे है। एक तो जब टीचर की कमी हो गई है तो हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है स्कूल में अवेलेबल। तो मैं चूँकि मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह से वो जो टीचर्स नहीं हैं उनको टेम्पोररी टीचर्स लाना, कैजुअल टीचर्स लाना, पैसे के इकट्ठा करना, उनको जो भी 2-4 हज़ार अदा करना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि वो कोई शेड्यूल कास्ट में है, कोई शेड्यूल ट्राइब में। वो उर्दू स्कूलों का मसला कभी ख़त्म नहीं होता है, आसामियाँ भर्तियाँ खाली रह जाती हैं, जिसके बारे में भी निज़ाम शरीफ साहब ने भी कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस देके इस कमी को पूरी की जा सकती थी जो स्पॉन्सर्ड स्कूल है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि एक बात समझना होगा और हमें मानना होगा, और यही अमली हकीकत भी है कि उर्दू वाले आम तौर से गरीब हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे पास अंग्रेज़ी या हिंदी स्कूलों की तरह ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है कि हम हिंदी की तरह उर्दू को दूसरी ज़बान या तीसरी ज़बान बना लें। तो अगर उर्दू की बका है ख़ास तौर से कलकत्ता और बंगाल में, तो वो सरकारी उर्दू स्कूल में ही उसको उर्दू को बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है आम लोगों के पास कि हम 4,000-5,000 की फ़ीस देके अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में भेज सकें। जाहिर है कि वो हिंदी स्कूल में जाएंगे या अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे तो उर्दू ज़बान से वो महरूम हो जाएंगे, जो हो रहा है। इससे
اردو زبان سے محروم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اپنی تہذیب، اپنے اسلاف، اپنے کلچر، اپنے ماضی کو بالکل فراموش کر دیں گے. ظاہر بات ہے کہ کسی کا کلچر اس کی زبان سے بہت خاص تعلق رکھتا ہے. تو اب ہمیں ایک تو اردو والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو کسی طرح بھی اردو اسکول میں بھیجو. دوسری کہ سرکار پر یہ دباؤ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ یہ اردو اسکول اگر ختم ہو گئے تو یہ اردو بولنے والے مسلمان کس زبان میں تعلیم حاصل کریں گے؟ ان کے اپنے علاقے کے اسکول اسی طرح سے اگر برباد ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہے ہمارے حالات کا سنبھالا لینا. اس لیے ایک بات اور سمجھنے کی کوشش ہے کہ مادری زبان سے زیادہ بہتر ذریعہ تعلیم کوئی زبان ہو ہی نہیں سکتی. ہم جب دوسری زبان میں جائیں گے تو پہلے دوسری زبان سیکھیں گے. ابھی جو ہم گھر میں بولتے ہیں وہی لکھیں گے تو ظاہر بات ہے غلطیاں کم کریں گے. اور ایک وقت آتا ہے جہاں آپ انگریزی، فارسی، عربی، فرانسیسی، جرمنی سب آپ سیکھ سکتے ہیں 10 12 ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارا دماغ اس شعور تک، اس میچورٹی تک پہنچ جاتا ہے. اور ابھی جو سخاوت گرلز اسکول کا مسئلہ آیا جہاں پر برسوں سے اردو کی ٹیچر ہوتی تھی، اردو بحیثیت دوسری زبان کے پڑھایا جا رہا تھا، پہلی زبان کی ایسے سے پڑھایا جا رہا تھا، تو وہاں سے ایک زبان کو ختم کر دینا، وہاں ٹیچر کو نہ دینا، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے. جب یہ ممتا حکومت آئی تھی تو اس سے پہلے لیفٹ فرنٹ کی سرکار کے خلاف ایک محاذ تیار کیا گیا تھا کہ اردو کے ساتھ بہت زیادہ سوتیلا پن کا سلوک کر رہے ہیں، اردو ناپید ہوتی جا رہی ہے ان کی حکومت میں. ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہو، لیکن وہ تو کچھ حد تک صحیح ہو سکتی ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ابھی 100% اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک قائم مقام اردو زبان کو جس اسکول میں ہے قائم، وہاں سے دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے. اور اس سے بھی خراب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اردو والے، ان کی زبان پر مہر لگا ہوا ہے. تو یہ مہر کب کھلے گا بھائی؟ یہ زبان کو اگر نہیں ہلاؤ گے، اگر کوئی بچہ ماں کو جگانے کے لیے روئے گا نہیں تو اسے دودھ نہیں ملے گا. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ 2 محاذ پر قائم کرنا ہے. ایک تو اپنی قوم کو یہ کنونس کرنا ہے کہ بھائی اردو اسکولوں میں بھیجو، وہاں بھی تعلیم اچھی ہوگی، وہاں سے بھی ہزاروں لوگ سائنٹسٹ ہوئے ہیں، IPS ہوئے ہیں، IAS ہوئے ہیں، WBCS ہوئے ہیں، ٹیچر ہوئے. شاید انگریزی اسکول میں وہ بوجھ نہیں سنبھال سک رہے ہیں گارجین، تو 6 کلاس 7 کلاس 8 کلاس میں جا کے ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں. ان کا تعلیمی سلسلہ ہی ختم ہو جا رہا ہے. اگر اس تعلیمی سلسلے کو ہمارے غریب طبقہ اردو والا چاہتا ہے کہ جاری رہے، وہ بھی BA کرے، MA کرے، آفیسر بنے، تو اس کو اپنے اردو اسکولوں کو بچانا ہوگا اور اس کے لیے کھل کر سامنے ہونا ہوگا. سرکار پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ جہاں اردو کے ٹیچر کو محروم کر دیا جا رہا ہے یا نہیں ہے ان کو اپوائنٹمنٹ کیا جائے. اور یقیناً اگر ہم زور و شور سے، اتحاد سے اپنی بات سرکار کے سامنے رکھیں گے تو سرکار کو بھی ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا، کیونکہ ہر سرکار ووٹ سے چلتی ہے اور ہمارے پاس اتنا ووٹ ہے کہ ہم ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کر شاید یہ ہے کہ سیف اردو ایجوکیشن اور سیف نیشن. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو، جس طرح کہ اس سے پہلے ایک مقرر نے تقریر کیا کہ ایک مسئلہ ہے کہ اردو ایجوکیشن سیو کرنے سے نیشن کس طریقے سے سیو ہوگا. اس کو پھر تفصیل سے کسی وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں جو ہے ہم لوگ اردو کے ایجوکیشن کو کس طریقے سے سیو کیا جائے جو کہ خطرے میں ہے، اس پہ ہم لوگ بحث کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی پہ میں اپنی تقریر کو محدود رکھوں گا کہ میرا ماننا ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم ہی اردو کے ترقی اور فروغ کے تحفظ کا اس میں عزم ہے. اور جب ذریعہ تعلیم ہی نہیں رہے گا تو وہ زبان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ہم لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ شہری علاقے کے زیادہ تر یہاں لوگ ہیں، اردو شہروں میں ہی بسی ہوئی ہے. تو اس مغالطے میں ہے کہ تمام اسکولوں میں ٹیچر میسر نہیں ہو رہے ہیں، تو تمام اسکولوں کا حالات برا ہے. لیکن آپ شہر سے نکل کر دیکھیے، دور آپ دیناجپور جائیے، بالو گھاٹ جائیے، مالدہ جائیے، جو بنگالی ایریا ہے، وہاں کے بنگلہ اسکولوں میں بنگلہ بچوں کی بھی بھرمار ہے اور ٹیچروں کی بھی بھرمار ہے. اور شہری علاقہ میں بنگلہ اور ہندی کے اسکولوں سے بچوں کا
बच्चे कम हो रहे हैं और वहाँ के टीचरों को, खासकर बंगला के टीचरों को उन इलाके में भेज दिया जा रहा है, तो वहाँ टीचरों की कमी नहीं है। और देखिएगा कि ये बंगला जो है वहाँ पर फल फूल रहा है और नशोनुमा पा रहा है। इसका जांचने का एक जरिया है कि देखिए आज से 30 साल पहले आनंद बाजार जो है वो 2 लाख का सर्कुलेशन हुआ करता था, फिर बाद में 5 लाख हुआ, आज 11 लाख। अगर बंगला भी सुकड़ता तो ये आनंद बाजार का सर्कुलेशन भी सुकड़ना चाहिए था, लेकिन बंगला का सिर्फ आनंद बाजार नहीं, वर्तमान है, यही समय है, और भी बहुत से आजकल है, बहुत सारे अखबार दिन दुगने निकल रहे हैं, लेकिन उर्दू का अखबार जो करते जा रहे हैं, जो निकल रहे थे, आज़ाद हिंद बंद हो गया, आपका इकरा बंद हो गया, इस तरीके से बहुत से अखबार बंद हो गए। जो 2-1 अखबार हैं वो भी निजी मालिकाना में हैं, और जब इनको लगेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदा का कारोबार नहीं है तो अखबार भी बंद हो जाएंगे। खैर, तो यहाँ उर्दू का जो मसला है, तो ये उर्दू टीचरों की कमी, किताबों की अदम दस्तयाबी या बरवक्त फराहमी ना होना, टीचरों में सलाहियत और तरबियत की कमी, उर्दू टीचरों का अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही या गफलत, इन तमाम वजहों से उर्दू वालों का एक बना है कि उर्दू वालों के जरिया तालीम पर, उर्दू जरिया तालीम पर गैर ज़रूरी तौर पर बेएतमादी पैदा हुई है। इन तमाम वजहों से, क्योंकि किताब नहीं मैसर है, टीचर जो है सही ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं और टीचरों की कमी भी है। और इसके अलावा उर्दू वालों के दरमियान एक बात बड़े ज़ोर शोर से फैलाया जा रहा है कि भाई बंगला पढ़ो या अंग्रेजी पढ़ो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसको भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई नौकरी किनको मिल रही है। हमारे बच्चे जो है वो 4% के तौर पर, मुस्लिम बच्चे, वो बंगला के बच्चे हों या उर्दू के बच्चे हों, 4% हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। उन 4% से शायद ही 1-2% को नौकरी मिलता हो, यानी कि 0.12% को नौकरी मिलता हो। तो क्या 0.12% के लिए हम पूरे कौम को दांव पे लगा दें? उर्दू की अहमियत, अफादियत जो है, हम समझते हैं कि यहाँ तमाम मौजूद इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त का ज़िया होगा, इस पर कभी बात किया सकता है। तो उर्दू की ज़रूरत, अहमियत है, तभी हम यहाँ जमा हुए हैं। अब ये उर्दू को किस तरीके से, उर्दू तालीम को बचाया जाए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ हम क्या उर्दू एकेडमी से खत किताबत करते रहें, मानवी कमीशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट या हुकूमत पर तकिया किए हुए रहें, या हमारे लीडरान पर तकिया किए हुए रहें। मेरा कहना है कि इनसे ज़रूर खत किताबत किया जाए, इन पर दबाव डाला जाए, इनको काम करने के लिए मशवरा भी दिया जाए, लेकिन अपने तौर पर भी हम लोगों को कुछ करना है, अपने सियासी मुफाद को पीछे रखकर, अपने किसी भी मुफाद को पीछे रखकर। अलमिया यह है कि पिछले 10-15 साल से सिर्फ खालिस समाजी नुक्ता निगाह से काम करने वाले लोगों की क़यादत की कमी हुई है हमारे कौम में। जो क़यादत है तमाम सियासी क़यादत है, और सियासी क़यादत जो अपने मुफाद के तहत काम करती है, और हमारे मजहबी क़यादत जो कभी बड़े पैमाने में काम करती थी, वो मजहबी क़यादत भी इन्हीं सियासी क़यादतों के ज़ेर नगी हो गई है। तो जिसकी वजह से मसला जो है उलझ गया है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं, इनके लिए हम खिताबत भी करते रहें और लोगों को समझाते रहें और अपने तौर पर कुछ करने की कोशिश करें। बहुत